आज हम अज्ञे जी द्वारा रचित एक कहानी बहता पानी निर्मला पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये कहानी पढ़ा था, पर इसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी था, जिसको कि आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आखिरी वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि लेखक कैसे बताते हैं कि आजकल एक जगह रहना मुमकिन नहीं है, लोगों को किसी ना किसी काम से कहीं और जाकर रहना ही पड़ता है। तो हमारे देश का आधा हिस्सा प्रवासी है या फिर शरणार्थी है, जो कि दूसरे जगह पर जाकर रहता है। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटाइए, सीट या बर्थ कराइए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर सुरक्षित कराइए या भावी अतिथियों को कवर कीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि वह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह भरे वापस आते हैं। तो यहाँ पे लेखक यात्रा करने के तरीके बता रहे हैं। तो पहला तरीका लेखक बताते हैं कि आप पहले से प्लान कर लीजिए आपको कहाँ जाना है, फिर आप टिकट कटा लीजिए, होटल बुक करा लीजिए, या नहीं तो आपके जो भी अतिथि रहते हैं उन्हें सूचित कर दीजिए कि आप वहाँ जा रहे हैं और फिर आप जाइए। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इसमें मज़ा नहीं आता, बहुत से लोग ऐसे ही जाते हैं और फिर उनका अनुभव जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही उत्साह के साथ वो लोग वापस आते हैं। अब दूसरा तरीका लेखक बताते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और को। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिन की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं, लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई का सीज़न देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ़ से ढके श्रीनगर में। तो दूसरा तरीका में यह है कि आप प्लान कीजिए, सबको बताइए कि आप कहीं और जा रहे हैं, पर लास्ट टाइम पे आपका प्लान आप पूरा चेंज कर देते हैं। तो लेखक के अनुसार ये दो तरीके हैं कहीं भी घूमने जाने के। अब आगे लेखक कहते हैं, लेकिन अपनी भी कुछ बात कहूँ, मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ, यह तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जब निकलता हूँ तब एक तीसरा तरीका भी अख्तियार करता हूँ, यानी कि इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कहा तो सबसे कि बम्बई जा रहे हैं, मगर स्टेशन गए ये तो यह तय कर ले कि नैनीताल जा रहे हैं और वहाँ से हिमालय के भीतरी प्रदेशों में, और इस तरह जा निकले शिलोंग। यानी कि इस तीसरे तरीके में कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, हम हर बार लास्ट मोमेंट तक चेंजेस होते रहेंगे। अब आगे लेखक अपने यात्रा के एक अनुभव के बारे में हमें बताएंगे। शिव सागर से आगे सोनारी के पास डीखू नदी की बाढ़ में कैसा फंस गया था, इसका यही रहस्य है। यानी कि इस तीसरे तरीके की वजह से ही लेखक यहाँ पे फंस गए थे जब यात्रा करने गए थे यहाँ पे। तब अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, वह योग की कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो था नहीं, एक दांत मांजने का ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिवरी के लिए हम कैसे मुसीबत में पड़े, हम यही जानते हैं। तो लेखक अब हमें बताएंगे कैसे एक दांत ब्रश के लिए और एक मामूली सी मोटर की डिवरी के लिए लेखक बाढ़ में फंस गए थे और उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी, शिव सागर से कोई 18 मील दूर। वहाँ भी नाम के आकर्षण से चला गया था, यानी कि वहाँ भी नाम सुनकर ही गए थे, नाम अच्छा लगा था तो लेखक वहाँ चले गए थे। यो असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है, सुबनश्री, सोना भारती वगैरह, और असम भी सोनार असम, सोने का असम कहलाता है। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है, यानी कि बाढ़ की वजह से नदी का पानी सड़क पर आ गया था। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था, सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक डिवरी ठीक करवा कर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता है। वैसे बहुत ज़रूरी काम नहीं था, खैर इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा और
3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी गहरा नहीं होगा यह सोचकर मैं मोटर बढ़ाता चला गया। आगे देखा सब और पानी ही पानी, सड़क का कहीं पता ही नहीं लगता। सिर्फ पेड़ों की कतार से अंदाजा लग सकता था, पर पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत जिनकी ओर बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह से टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वो पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पे चढ़ जाते थे। तो यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं कि सोनारी नाम का एक छोटा सा गांव रहता है असम में, जहाँ पे वो लोग जाकर के फंस जाते हैं। कैसे एक ब्रश और एक मोटर की डिबिया के चक्कर में लेखक वहाँ पे बाढ़ में फंस जाते हैं। चारों तरफ पानी रहता है, आगे कहीं सड़क नज़र नहीं आता, जिस वजह से लेखक वहाँ से आगे नहीं जा पाते हैं। मैंने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे उतारना पड़ेगा, और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं इसका क्या भरोसा। मैं और एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुंचा। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, ये चाय बागानों में से होकर। यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चले, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था और मैं डाक बंगले से कुछ घंटे के लिए ही तो निकला था। शिव सागर से मोटर की डिबरी कसवानी थी और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था, बस। वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया। तो आखिर में लेखक निश्चय करते हैं कि लेखक वहाँ से लौट जाएंगे और फिर वहाँ से लेखक रास्ता बदल करके नदी के पास तक पहुँचते हैं। इस सड़क से नदी तक पहुँच गए, वह भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रास्ते में बड़ी फिसलन थी और गाड़ी बार बार अटक जाती थी। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी दी थी, पर पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आ गई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। यानी कि एक पूरा जो गांव था वो बाढ़ के वजह से पूरा नदी में बह गया था। एक भैंस भी बहती हुई आई और पेड़ पौधों की तो गिनती ही क्या। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारान बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे जो तख्ते डले गए थे वो ठीक नहीं लग रहे थे। मोटर जब तख्तों पर आई और नाव एक तरफ को ही झुकी तो तख्ते फिसल गए, नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधे किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। लेकिन मैं तो मोटर के साथ खुद बंधा बैठा था, उतर कर समझा नहीं सकता था। खैर, आधा घंटा उस स्वर्ग नौसेनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करे। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। यानी कि नाव में जो तख्ता लगा था जिस पर लेखक ने अपना मोटर रखा था वो कमज़ोर था, जिस वजह से कि थोड़ा आगे चल करके उनका जो मोटर था वो आधा पानी में आधा तख्ते पर अटक गया। फिर लेखक ने बहुत ही मुश्किल से आसामी, हिंदी, बांग्ला सब मिक्स करके जैसे भी सबको समझाया कि कैसे मोटर को ऊपर किया जाए। फिर मोटर को ऊपर चढ़ाया गया। थोड़ा आगे ही ऊंचा जगह गांव था, वहाँ मोटर रोककर चाय की तलाश की।
यही सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वो कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं, साइकिलें कंधों पर उठाकर। और मोटर तो कदापि नहीं जा सकता, यानी कि मोटर को तो कंधे पर उठा करके ले जाना ऐसे पॉसिबल नहीं है। इस तरफ इधर भी निराशा थी। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर दांत ब्रश तो उधार नहीं लिया जा सकता। सवेरे सवेरे चलकर 118 किलोमीटर दूर और डिब्रूगढ़ पहुँचे। वहाँ ब्रश लेकर मुंह हाथ धोकर सुस्त हुए। यहाँ एक कमीज और पैंट खरीदकर कपड़े बदले, रात के लिए एक कम्बल खरीदा। मन ही मन अपने को कोसा कि ना नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी से निकलते होते ना यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तत्कालिक आवश्यकता तो नहीं थी। यानी कि ऐसा कोई इमरजेंसी तो था नहीं कि ब्रश लेना ही पड़ेगा, नहीं चला सकते। ना मोटर की डिबरी का मामला भी इतना ज़रूरी था, लेकिन उपाय क्या था? इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौट कर देखा, सोनारी के डाक बंगले में पानी भर गया था। कपड़े तक सील कर सड़ गए थे, किताब तो गल गई थी। बचा था जो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डब्बा और दांत ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्रा स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। यानी कि लेखक असल में जितनी यात्राएं नहीं की है लेखक ने, उससे ज़्यादा लेखक अपने मन में सोच कर, उस जगह की कल्पना कर कर वहाँ की ज़्यादा यात्रा करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने ही खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपकी सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता है वो राम नहीं, टिकना तो मौत है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें लेखक हमें बताते हैं कि यात्रा करना कितना ज़रूरी है, यात्रा करने के कितने तरीके हैं, और अगर हम यात्रा करते हैं तो किस तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ सकती है। और इसमें लेखक ने अपनी भी यात्रा का एक दृश्य हमें दिखाया कि कैसे वो यात्रा करने समय ये बाढ़ में फंस जाते हैं। और आखिर में लेखक हमें भी सलाह देते हैं कि हमें भी ऐसी यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह रहना, एक जगह ही टिके रहना तो मौत के समान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।